हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से सेक्शन 80 आई ए, सेक्शन 80 आई बी की स्टडी कर ली है ना सर? समझ में सब आ गया, लेकिन अभी हम लोगों का पीछा ना छूटा है। किससे? 80 IC, 80 ID और 80 IE से। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट rest of these three sections which basically belongs in the category of I. 80 I A, B, C, D, E. That's it. सबसे ज़्यादा जो लेंदी पोर्शन था that was your section 80 IA and 80 IB, and in both of these two sections we have taken one and one in totality 2 classes, but now today we will complete all these 3 sections in a single class because these 3 sections are very simple. It won't create any problem to any one of you, but yes, you have to listen the lecture carefully. सर आप क्या बताने जा रहे हैं बेटा? सबसे पहले हम आईसी की बात करेंगे। ओ आई सी बोलते हो ना, ओ आई सी। और होटल में जाते हो आईडी दिखाते हो, होटल में जाते हो बिना आईडी दिखाए अंदर एंट्री नहीं पा पाओगे, हाँ या ना? बोलो भाई, अंदर एंट्री नहीं पा पाओगे। तो सर ये एनआईसी का क्या है? एनआईसी को नॉर्थ ईस्ट जोन के लिए बनाया गया है, नॉर्थ ईस्ट जोन के लिए बनाया गया है ये सेक्शंस। जितने भी हमारे एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, एनआईसी, ओआईसी नहीं, एनआईसी क्या है? नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट जोन। इन स्टेट्स को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्टेप उठाया, कहा कि सेक्शन आईसी की बात कर रहा हूं, एनआईसी याद रखना, एन का मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट, आईसी, एनआईसी, ओके। तो इसमें टैक्स हॉलीडेज दिए गए हैं। टैक्स हॉलीडेज मीन्स टैक्स बेनिफिट्स दिए गए हैं। टैक्स हॉलीडेज का मतलब बेटा अब आराम करो, दीज आर द डेज व्हेन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड टैक्स हॉलीडेज। तो टैक्स हॉलीडे टू द न्यू अंडरटेकिंग और एग्जिस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट और अंडरटेकिंग ऑन देयर, अगर कोई हमारा नया अंडरटेकिंग है या एग्जिस्टिंग अंडरटेकिंग है, इन बोथ ऑफ दीज टू केसेस वी विल गिव द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 80 IC ऑन देयर सब्सटेंशियल एक्सपेंशन। ओ हम किसकी बात कर रहे हैं? सब्सटेंशियल एक्सपेंशन की, यानी पूरा न्यू ना हो, हम पुराने को भी ये बेनिफिट देंगे एग्जिस्टिंग को, बशर्ते उसने अपने बिजनेस में सब्सटेंशियल एक्सपेंशन किया हो। कौन सा एक्सपेंशन? सब्सटेंशियल। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये सब्सटेंशियल एक्सपेंशन क्या है? ये सब्सटेंशियल एक्सपेंशन गाना है ना, ये सब्सटेंशियल एक्सपेंशन क्या है? ये सब्सटेंशियल एक्सपेंशन इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल यानी उत्तराखंड, Sikkim and northeastern zones, okay, not to manufacture those articles specifically prohibit किया गया है by inserting schedule 13. Due to having this section, a new schedule has been inserted, schedule 13, and under that schedule it is specifically mentioned that these business, the nature of the business are mentioned. तो लिखा हुआ है not to manufacture article which are mentioned in schedule 13. आप शेड्यूल 13 में लिखे गए प्रोडक्ट्स या आर्टिकल्स को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। यानी हम यहाँ प्रोडक्शन की बात करेंगे क्या?
फिर से मैं पढ़ता हूँ टैक्स हॉलीडे पहली लाइन से, IC NIC यानी नॉर्थ ईस्टर्न जोन में लगाए जाने वाले इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग या अंडरटेकिंग्स, चाहे वो न्यू हो चाहे एग्जिस्टिंग हो, अगर उन्होंने अपने बिजनेस में, एग्जिस्टिंग बिजनेस ने अगर सब्सटेंशियल एक्सपेंशन किया है, then they can enjoy their tax holidays. Okay, in the state of eastern zone, Himachal Pradesh, Sikkim, Uttaranchal, not to manufacture those items which are specifically mentioned under schedule 13, yes, but to manufacture articles specified in schedule 14. यानी वो शेड्यूल 14 में दिए गए आर्टिकल्स को बना तो सकते हैं, बट दे आर नॉट अलाउड टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस दोज आर्टिकल्स विच आर स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन शेड्यूल 13. सर, सब्सटेंशियल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, जरा गौर फरमाएंगे. सब्सटेंशियल एक्सपेंशन का मतलब इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट इन फिर से इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट इन, सॉरी, इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट इन. अब आगे जो मैं वर्ड बोलने जा रहा हूं, यू हैव टू डू द अंडरलाइन दैट पर्टिकुलर वर्ड, प्लांट एंड मशीनरी. यानी शुरू से जो मैंने टैक्स हॉलिडे की बात की या एग्जिस्टिंग अंडरटेकिंग की बात की या सब्सटेंशियल एक्सपेंशन की बात की, स्पेसिफिकली वी वेयर टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी. ओके, किस जोन में? नॉर्थ ईस्ट जोन में. means increase in the investment in plant and machinery by at least 50% of the book value of the plant and machinery as on the first day of the previous year in which the substantial expansion is undertaken. एक छोटी सी बात है, जिस साल आपने ऐसा एक्सपेंशन किया, अगस्त में कर सकते हैं, सितंबर में कर सकते हैं, अक्टूबर में कर सकते हैं, नवंबर में कर सकते हैं, दिसंबर में कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं. इट इज अप टू यू टू एक्सपेंड योर बिजनेस. But the expansion must be of the plant and machinery, and it must be of at least 50% of what value? 50%. It must be of at least 50% of the value of plant and machinery which were lying in the business as on the first day of the previous year. यानी 1 अप्रैल 2015 में जितनी प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू थी, उसके टोटल का 50% हम साल भर में कभी भी बढ़ा दें. यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, किसी भी समय बढ़ाओ, वो 1 अप्रैल की डेट का कम से कम 50% होना चाहिए. फिर से मैं पढ़ता हूँ, एटलीस्ट, अंडरलाइन कर लेंगे प्लांट एंड मशीनरी, अंडरलाइन कर लेंगे एटलीस्ट व्हाट 50% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी बिफोर डेप्रिसिएशन इन एनी ईयर. ओके, बाद में देखा जाएगा न्यूमेरिकल. व्हेन वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन 80 IC, देन वी विल कंसीडर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन दैट व्हाट द ट्रीटमेंट हैव बीन गिवन. Okay, as on the first day of the previous year in which the substantial expansion is undertaken. North East state, अरुणाचल प्रदेश, मैंने ऊपर बता दिया, असम, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, these are the north eastern zone. Okay, Himachal Pradesh and Uttaranchal will be 100% for the first 5 assessment year and 25% for the next 5 years. In case of company, the deduction will be 30% in the rest of next 5 assessment years. Okay. Sikkim and northeastern other state will be 100% for 10. हिमाचल प्रदेश थोड़ा डेवलप है, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल थोड़ा डेवलप है. हाँ सर, थोड़ा नहीं, बाकी सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड ये बहुत बैकवर्ड है, तो सर उनको हम पूरा 100% देने की वकालत करेंगे. हम क्या वकालत करेंगे? उन बैकवर्ड स्टेट्स में अगर कोई अपना इन्वेस्टमेंट करता है प्लांट एंड मशीनरी का, चाहे एग्जिस्टिंग बिजनेस में चाहे न्यू बिजनेस में, देन वी आर विद देम टू गेट द 100% टैक्स हॉलीडे फॉर द 100% फॉर नेक्स्ट 10 असेसमेंट ईयर्स. दैट्स इट. बिल्कुल सही है बेटा. मैं फिर से पढ़ता हूँ, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तरांचल फर्स्ट 5 असेसमेंट ईयर्स के लिए दे कैन गेट द बेनिफिट ऑफ 100% डिडक्शन ऑफ देयर प्रॉफिट फ्रॉम दैट बिजनेस,
while in the rest 5 assessment years they can get 25%, but in the case of company they can get the benefit of 30% of the total profit of that particular business. While in the case of other northeastern state, we can get the benefit of 100% of the profit for complete 10 assessment years. Is it okay now? Sir, बिल्कुल clear है. For the purpose of exemption under this section, 2 classification and 2 schedules 13 and 14 have been inserted. मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस सेक्शन को लाने के पीछे 2 क्लासिफिकेशन और 2 शेड्यूल्स को इन्वॉल्व किया गया है, वो मैंने आपको बता दिया. फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज अबाउट 13 शेड्यूल एंड सेकेंड क्लासिफिकेशन इज अबाउट 14th शेड्यूल. वो आप लोग देख लेंगे, वो मैं नहीं बताने जा रहा. अच्छा, the schedule specify the list of articles and the states areas. Okay, important notes. The section is over now. केवल इतना याद रखना था सेक्शन 80 साई में मेरे लाल, इतना ही याद रखना है मेरे बेटे कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट जोन में कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, चाहे वो न्यू हो चाहे एग्जिस्टिंग हो, सब्सटेंशियल एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं, न्यू है तो पूरा, अगर एग्जिस्टिंग है तो सब्सटेंशियल एक्सपेंशन का प्लान है, तो आपको आपके प्रॉफिट का 100% डिडक्शन 10 सालों तक मिलेगा. लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल के केस में आपको फर्स्ट 5 ईयर्स में 100%, बाकी रेस्ट 5 असेसमेंट ईयर्स के लिए आपको 25% का डिडक्शन मिलेगा. जबकि कंपनी के केस में यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ 30% द रेस्ट नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर. इज इट ओके? ओके सर, याद रहेगा. और इस सेक्शंस के चलते हमारे 2 शेड्यूल्स और 2 क्लैरिफिकेशन एक्सप्लेनेशंस ऐड हुए हैं. वो क्या है क्लासिफिकेशन और 2 शेड्यूल्स? 13th शेड्यूल एंड 14th शेड्यूल. हम 13th शेड्यूल में लिखी हुई चीज़ों को नहीं प्रोड्यूस कर सकते, लेकिन शेड्यूल 14 की चीज़ों को आप प्रोड्यूस कर सकते हो. दैट्स इट. दैट वाज द जिस्ट ऑफ दिस सेक्शन. नाउ द रेस्ट ऑफ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन केस ऑफ सेक्शन 80IA and 80IB. What are those points? The other conditions such as that it should not be formed by splitting off or reconstruction of business or by transferring to a new business of plant and machinery previously used for any other purposes. सर जानते हैं, आप बार बार ना बताएं. नो डबल डिडक्शन. अगर इस सेक्शन में छूट मिलती है तो किसी दूसरे सेक्शन में इस चैप्टर के कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी. अगर एक एलिजिबल यूनिट ने दूसरे यूनिट को, अपनी ही एक एलिजिबल यूनिट ने दूसरे यूनिट को, हमारे 2 बिजनेस हैं, एक एलिजिबल यूनिट जो इसमें आती है, दूसरा नॉन एलिजिबल यूनिट जो मैं दूसरा बिजनेस कर रहा हूँ, गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई, परचेज और सेल कर रहे हैं, तो मैं इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. दैट इन दैट केस वी विल कंसीडर द फेयर मार्केट वैल्यू. अदरवाइज arm's length price will be considered. That's it. सर अब हमें ना बताएं, हम इस सेक्शन को कर लेंगे. मैं जानता हूं आप इस सेक्शन को कर लेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली. अब जो हम बात करेंगे सेक्शन आईडी की बात करेंगे. किसकी बात करेंगे? सेक्शन आईडी, जो स्पेसिफिकली होटल में आईडी दिखाई जाती है, जो स्पेसिफिकली होटल बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल है. और वो भी कहाँ? बेसिकली ये जो हमारा आईडी है ना, ये कॉमनवेल्थ गेम्स की याद दिलाएगा आपको बार बार, जो 2010 में दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था, CWG कॉमनवेल्थ गेम्स. तो उन कॉमनवेल्थ गेम्स को देखते हुए कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स और इंडिया के ही डिफरेंट पार्ट से लोग आकर रुकेंगे, अरे रुकने की जगह दोगे तब ना, तो गवर्नमेंट ने तुरंत ऐलान कर दिया. क्योंकि देखो, हमें पता था 3, 4, 5 साल पहले से ही पता चल गया था कि दिल्ली में कॉमनवेल्थ होने वाले हैं, दिल्ली में कॉमनवेल्थ होने वाले हैं. अब उस चक्कर में गवर्नमेंट ने पूरा एक सेक्शन बना दिया कॉमनवेल्थ के लिए कि अगर आप दिल्ली या उसके NCR जोन में, चाहे वो गुड़गांव हो यानी हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, जो भी मीन्स आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनको NCR बोला जाता है, नियर टू कैपिटल रीजन. NCR का मतलब नियर टू कैपिटल रीजन. उस कैपिटल रीजन के आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर कोई बंदा उस कैपिटल में या NCR के उन डिस्ट्रिक्ट में होटल बनाता है, कम से कम 2, 3, 4, 5 स्टार होटल, 2 या 2 से अधिक, तो उसको इस सेक्शन में डिडक्शन मिलेगी.
उसको इस सेक्शन में डिडक्शन मिलेगी, 100% की डिडक्शन मिलेगी और 5 सालों तक डिडक्शन मिलेगी। अच्छा सर जी, ये तो हमें कब पता चल गया था कि हमारे हिंदुस्तान में कॉमनवेल्थ होने? बेटा 3-4 साल पहले पता चल गया था, 5 साल पहले ही, 4 साल पहले ही अनाउंस हो गया था कि नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स किस कंट्री में होंगे। उसी तरह यहाँ पर भी अगर आप देखो तो 1 अप्रैल 2007 से लेकर के या उसके बाद 31 मार्च 2010 तक अगर कोई दिल्ली या एनसीआर रीजन में होटल का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको इस सेक्शन में बेनिफिट मिलेगा पूरे 100% का 5 ईयर्स तक फ्रॉम द ईयर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द business. Okay, 100% of the profit and gains derived by undertaking from the eligible business of hotel or business of building, owning and operating a convention center. conference room halls होते हैं ना, ऑडिटोरियम जिसको आप कह सकते हैं, कन्वेंशन सेंटर इन a specified area for a period of 5 consecutive assessment years. consecutive का मतलब लगातार, from the year in which such hotel start functioning or convention center starts operating on a commercial basis. Okay sir, समझ में आ गया। लेकिन हमें जरा हेडिंग बताइए, टैक्स हॉलीडे इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम द बिजनेस ऑफ होटल और बिजनेस ऑफ बिल्डिंग ओन एंड ऑपरेटिंग अ कन्वेंशन सेंटर इन एनसीआर. However, such hotel or convention centers should be constructed at any time during the period 1st April 2007 to 31st of July 2010, 31 जुलाई 2010 तक। स्पेसिफाइड एरिया क्या है? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली तो आएगा, एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ फरीदाबाद, गुड़गांव, गौतम बुद्ध नगर एंड गाजियाबाद. दिस इज द बूस्ट द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन एनसीआर इन व्यू ऑफ द अपकमिंग कॉमनवेल्थ गेम्स. हमें मालूम है सर, CWG 2010. कन्वेंशन सेंटर का मतलब क्या होता है? होटल का मतलब तो ठीक, कन्वेंशन सेंटर का मतलब क्या होता है? कन्वेंशन सेंटर का मतलब कुछ इसमें डिटेल्स बताई गई हैं। इसके लिए पूरे रूल्स बने हुए थे, मैंने उन रूल्स को उठा करके यहाँ पर कॉपी कर दिया है आपको ये बताने के लिए व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कन्वेंशन सेंटर ओवर हियर. सारे कन्वेंशन सेंटर विल नॉट बी इजीली, बट दोज कन्वेंशन सेंटर विच फुलफिल्स ऑल दीज कंडीशंस और गाइडलाइंस और द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स, those convention center will qualify to get the benefit under section 80ID. होटल का मतलब ID होता है. It shall have a minimum covered plinth area of 25,000 square meter, यानी कम से कम 2.25 लाख स्क्वायर फीट, नियर अबाउट 2,20,000 स्क्वायर फीट नियर अबाउट. ओके. इट शैल हैव मिनिमम ऑफ 3,000 सिटिंग कैपेसिटी, 3,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी उस कन्वेंशन सेंटर में होनी चाहिए. अगर मैं एक ऑडिटोरियम बनवा रहा हूँ और 25,000 स्क्वायर मीटर में बनवा रहा हूँ, 25,000 स्क्वायर मीटर में बनवा रहा हूँ, नॉट टू स्मॉल, इट्स अ बिग कन्वेंशन सेंटर. तो अगर मैं वो कन्वेंशन सेंटर बना रहा हूँ और 25,000 स्क्वायर मीटर में बनवा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात होती है. तो कहा गया अगर आप 25,000 स्क्वायर मीटर में बनवाएंगे तो कम से कम 3,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी उसमें होनी चाहिए. ऑडिटोरियम हो गया बहुत बड़ा भाई. देयर शैल बी अ मिनिमम ऑफ 10 कन्वेंशन हॉल, 10 कॉन्फ्रेंस रूम होने चाहिए, छोटे छोटे ही सही, 10 होने चाहिए मिनिमम. इट शैल हैव मिनिमम 10 convention hall. The convention center shall have convention hall, whether called conference hall or seminar hall or auditorium for holding seminar and conferences. बताया तो बेटा. Each convention hall of the convention center shall be equipped with. अब बताओ उसमें क्या होना चाहिए? माइक लगा होना चाहिए. नहीं भाई, कन्वेंशन हॉल छोटे मोटे थोड़ी, अगर कोई एड्रेस करेगा पब्लिक को तो चीख चीख कर एड्रेस नहीं करेगा, वो आराम से एड्रेस करेगा और उसकी आवाज़ हर किसी के कानों तक आराम से पहुंचाई दे. तो पब्लिक लिखा हुआ है इसमें, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जिसको हम कहते हैं माइक और स्पीकर्स लगे होने चाहिए. स्लाइड्स एंड पावर पॉइंट प्रोजेक्शन. स्लाइड, अब मैं अगर बड़े कन्वेंशन हॉल में हूँ और मैं व्हाइट बोर्ड पर किसी को समझाऊं तो पीछे वाला कहेगा सर जी दिखाई नहीं दे रहा, आपने लिखा क्या है? तो भैया आपके लिए प्रोजेक्टर का इंतजाम किया, वहाँ से भी फ्लैश मारेगा, बड़े बड़े वर्ड दिखेंगे, मैं भी बड़ा बड़ा दिखाई दूंगा. हाँ, LCD प्रोजेक्टर लगा होना चाहिए, वीडियो स्क्रीन फैसिलिटी होनी चाहिए. द कन्वेंशन सेंटर शैल हैव अ डॉक्यूमेंटेशन सेंटर विद कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स, टेलीफोन, STD, SD, फैक्स, ईमेल, फोटोकॉपी, स्कैनिंग फैसिलिटी अलॉन्ग विद द ट्रेन्ड ऑपरेटर टू प्रोवाइड दीज फैसिलिटी. उस कन्वेंशन सेंटर में सारी फैसिलिटी मौजूद होनी चाहिए. STD, ISD, प्रिंटिंग, कंप्यूटिंग, ऑपरेटर
ईमेल, फैक्स, एसटी, मतलब जितनी फैसिलिटी आप चाहते हो यू विल गेट ऑल दोज फैसिलिटी वॉट एवर द डॉक्यूमेंटेशन पर्पसेस दे आर नीडेड. ओके. द कन्वेंशन सेंटर शैल बी कंप्लीटली सेंट्रली एयर कंडीशन. अब बेटा एक बात बताओ, आप बात कर रहे हो कन्वेंशन सेंटर और हॉल की, तो उसमें एसी ना लगाओ तो बेकार है. एसी के बिना कौन जाएगा, सब पसीने में आ जाएंगे, मर जाएंगे, सफोकेशन हो जाएगा. द कन्वेंशन सेंटर शैल हैव एडेक्वेट पार्किंग फैसिलिटी. सड़क पर तो पार्क नहीं करेंगे ना, पार्किंग फैसिलिटी मेरे लाल ये तो मालूम होना चाहिए. एंड अदर पब्लिक कन्वीनियंस एज, भाई टॉयलेट होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए, सारी चीज़ें, मतलब आग लग जाए तो आग बुझाने वाली चीज़ें हो जानी चाहिए, ये सब होनी चाहिए ना. यानी कुल मिलाकर 25,000 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए. समझ गए सर. कम से कम 10 हॉल होने चाहिए. ठीक है सर. 3,000 लोगों की बैठने की कैपेसिटी होनी चाहिए. ठीक है. और पब्लिक एड्रेस सिस्टम होना चाहिए, वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ईमेल की फैसिलिटी होनी चाहिए, स्कैनिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, एसटीडी और आईएसडी फैक्स की फैसिलिटी होनी चाहिए, एक ट्रेंड ऑपरेटर बैठा हुआ होना चाहिए वहाँ पर, और फायर सेफ्टी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी होने चाहिए. ये था हमारा किसका, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए लाया गया. लेकिन अब चूंकि ये बेनिफिट तो ख़त्म हो गया भाई, 2010 तक ही तो था, 31 जुलाई 2010 तक ही तो दिया है. अब 5 साल खत्म हो गए, इस सेक्शन का मतलब खत्म हो जाता. लेकिन 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 इस सेक्शन को फिर एक्सटेंड किया गया है. पॉइंट नंबर देखें डी. The benefit of this 5 years tax holiday 100% has now been extended to first 10 assessment year. अब इस सेक्शन को 5 साल के बजाय 10 सालों तक के लिए एक्सटेंड किया गया है. कम से कम 2, 3, 4, 5 स्टार होटल लोकेटेड होने चाहिए, हैविंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. अब कॉमनवेल्थ गेम्स से ये बेनिफिट निकाल करके वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो हिंदुस्तान में आप डिफरेंट स्टेट्स में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए होटल्स की जरूरत है कि नहीं है. केवल कॉमनवेल्थ गेम्स खत्म तो अब ये बेनिफिट दे दो. अरे आपको होटल्स बनाने हैं और अच्छे होटल्स होने चाहिए, वर्ल्ड क्लास लेवल के होटल्स होने चाहिए. तो एटलीस्ट इस सेक्शन को 10 सालों के लिए फिर बेनिफिट दे दिया गया. टैक्स हॉलीडे नाउ हैज़ बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 5 years to 10 years. अब आपको इस सेक्शन में 10 सालों तक बेनिफिट मिलेगा अगर आप वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर्ड होती हैं, हर साल डिक्लेयर होती हैं, वो आप जाएंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या हैं वो आपको मिल जाएगी. मैंने नीचे कुछ एग्जांपल्स और उन एरियाज़ के नाम भी बताए हुए हैं. अगर आप उन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पर होटल बनाते हैं, कम से कम 2, 3, 4, 5 स्टार होटल, देन यू कैन गेट द 10 years बेनिफिट ऑफ टैक्स हॉलीडे. ओके. होटल मस्ट बी कमेंस्ड. देखो ना 2010 में खत्म हो गया लेकिन ये अभी भी चल रहा है. 1 अप्रैल 2008 टू 31 मार्च 2013 चल रहा है ये अभी 13 तक. मतलब है बेनिफिट इसका 10 साल 2023 तक चलेगा. ओ इसीलिए तो पढ़ रहे हैं. अच्छा. वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं आगरा, जलगांव, औरंगाबाद, पुरी, भरतपुर, छतरपुर, बेल्लारी, गोवा, दार्जिलिंग एक्सेट्रा. जो नेशनल टूरिज्म की चीज़ें हैं, एरियाज हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो कुल मिलाकर इस सेक्शन से ये समझ में आया सर जी, आईडी में होटल की बात की जाती है. 1 अप्रैल 2007 से लेकर 31 जुलाई 2010 के अंदर अगर दिल्ली या एनसीआर में जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें होटल्स को इस्टेब्लिश किया गया है तो उनको 5 सालों का ये बेनिफिट मिलेगा. लेकिन अब बताए, अच्छा उसमें होटल हो, कन्वेंशन हॉल हो, कॉन्फ्रेंस रूम हो, ऑडिटोरियम का नाम दे दो, जो नाम दे दो. अब उसमें कन्वेंशन सेंटर जो होना चाहिए वो 25,000 स्क्वायर मीटर पे होना चाहिए, 10 हॉल्स होने चाहिए, 3,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी होनी चाहिए. और तो और उसमें ईमेल, फैक्स, ब्रॉडबैंड और पब्लिक एड्रेस सिस्टम और ट्रेंड ऑपरेटर, फायर सिक्योरिटी सिस्टम, फोटोकॉपी, कंप्यूटर मशीन्स, सारी चीज़ें होनी चाहिए. और इसको 5 साल को बढ़ाकर अब 10 साल किया गया. 5 साल को बढ़ाकर ये बेनिफिट 10 साल को किया गया. 1 अप्रैल 2008 से लेकर के 31 मार्च 2013 के अंदर अगर कोई होटल इस्टेब्लिश किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में तो ये बेनिफिट अब 10 सालों तक मिलेगा. कोई दिक्कत नहीं. 100%. कितना परसेंट? 100. यहाँ तो 25 और 30 का कोई लोचा ही नहीं था. इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वही हैं मेरे लाल जो हम लोगों ने ऑलरेडी कंसीडर किए हुए हैं. कुछ भी नया मैं नहीं बताऊंगा, कुछ भी नया नहीं बताऊंगा, सारी चीज़ें वही हैं.
ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए, स्प्लिट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन से नहीं होनी चाहिए, डबल डिडक्शंस नहीं होनी चाहिए। अगर हम एक दूसरे यूनिट्स को एलिजिबल से नॉन एलिजिबल यूनिट्स तक सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वहाँ पर ही बेनिफिट्स आर्म्स लेंथ प्राइस पर या फेयर मार्केट वैल्यू पर मिलेगा, दैट्स इट। उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। और ये मानते हुए कि ये सोर्स ऑफ इनकम अकेला सोर्स ऑफ इनकम, अकेला, दिस इज द ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम, बाय एज्यूमिंग दिस वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ deduction for the purpose of getting the profit of the business which is specified under section 80ID। ओके, अब हम लास्ट सेक्शन की बात कर रहे हैं। सर आईसी खत्म, हाँ, नॉर्थ ईस्टर्न जोन में लगाए जाने वाले इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, न्यू या एग्जिस्टिंग जो एक्सपेंशन प्लान करते हैं उनके लिए है। हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल के लिए 5 सालों तक 100% है, रेस्ट 5 सालों के लिए 25%, अदर के केस में और कंपनी के केस में 30%, जबकि सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, ये सारे, नागालैंड, उनके लिए पूरे के पूरे 10 साल तक 100% बेनिफिट है। इज इट क्लियर नाउ? अब हम बात करेंगे सेक्शन 80IE। कुछ भी नया नहीं है, जिस तरह से हमने ICID खत्म किया है, इन द सेम वे वी विल कंप्लीट आर सेक्शन IE। और जरा बेटा ध्यान से देखो तो IA के लिए एक क्लास, IB के लिए एक क्लास, ICID एंड IE के लिए एक क्लास। इन टोटालिटी अगर आप ये 2.5 से 3 घंटे देते हैं, नॉट मोर देन 2.5 फॉर ऑल दीज 3 सेक्शंस, आपकी ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं डिडक्शन चैप्टर में, कवर है without having any issue and problem. I am not gonna to say that this is the faltu chapter or these are the faltu chapter and the questions cannot be asked in the examination. Now it is to be supposed from you that you are an expert banda in taxation and any question can be asked. Any question can be asked from out of these 4 to 5 sections. 80IE टैक्स हॉलीडे, फिर से टैक्स हॉलीडे इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम एलिजिबल बिजनेस ऑफ सर्टेन अंडरटेकिंग्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। फिर नॉर्थ ईस्टर्न क्या है सर? बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है ना, तो उसको आगे ले जाना है, तो उसमें कुछ एलिजिबल हैं बिजनेस, उनको हम ये बेनिफिट देने जा रहे हैं। बात समझें। अब स्टेट्स का नाम तो मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। ओके, टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस एनी एलिजिबल आर्टिकल और थिंग, आप कुछ भी बना सकते हो इन स्टेट्स में, कोई भी सामान बना सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज आप इन एरियाज में करो, गवर्नमेंट विल सपोर्ट यू टू गिव द बेनिफिट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IE। Extra deduction, I am not going to say that you will get the double deduction under section 80IC and 80IE, not at all. Okay, to undertake substantial expansion, सर बात तो वही हुई, to manufacture or produce any eligible article or thing, to carry on any eligible business, eligible article, देखो भाई, तंबाकू का काम करोगे नहीं मिलेगा, पान मसाला का काम करोगे नहीं मिलेगा, प्लास्टिक, गंदी बात, गुड्स फॉलिंग अंडर चैप्टर फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द सीटा प्रोड्यूस बाय पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस रिफाइनरी, पेट्रोलियम गैस से रिलेटेड चीज़ों पर ये सेक्शन है, बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसी बात ना करना, तंबाकू, पान मसाला, प्लास्टिक, कैरी बैग्स और तो और पेट्रोलियम और गैस रिफाइनिंग से रिलेटेड चीज़ों की बात बिल्कुल ना करना, दीज आर नॉट द एलिजिबल बिजनेस, इनके बारे में बिल्कुल बात करना पाप है। सब्सटेंशियल एक्सपेंशन क्या है? अब तक हम लोग सब्सटेंशियल एक्सपेंशन का मतलब समझते थे 50%, 50%, 50%, 50%, 50% सेक्शन 80IC में, लेकिन बेटा अगर आप 50% का एक्सपेंशन नहीं भी कर रहे हो, अगर आप 25% का भी एक्सपेंशन कर रहे हो, तो भी आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा। कितना? इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी बाय एटलीस्ट 25% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर विच द सब्सटेंशियल एक्सपेंशन इज अंडरटेकन। कोई फर्क नहीं है 80IC और 80IE में। पहला फर्क मिल गया कि यहाँ पर एलिजिबल बिजनेस की बात की जा रही थी, वहाँ पर किसी भी ऐसे बिजनेस की बात नहीं की जा रही थी, वहाँ पर शेड्यूल 13 और शेड्यूल 14 की बात की जा रही थी। हमें ऐसा बिजनेस नहीं करना था जो शेड्यूल 13 में था IC में, हमें कोई ऐसा बिजनेस करना था जो शेड्यूल 14 में था IC में, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि हम कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं करेंगे जो पान मसाला, तंबाकू, प्लास्टिक और कैरी बैग्स और साथ ही साथ
पेट्रोलियम एंड गैस रिफाइनिंग से संबंधित हो। वहां पर 50% सब्सटेंशियल एक्सपेंशन माना जाता था बेटा, लेकिन यहाँ पर 25% सब्सटेंशियल एक्सपेंशन माना जाता है, यानी कि ये सेक्शन भी हमको एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू दोनों पर बेनिफिट मिलेगा। अच्छी बात है। एलिजिबल बिजनेस का मतलब यहाँ पर क्या है, वहाँ शेड्यूल 13 और 14 था, यहाँ पर एलिजिबल बिजनेस का मतलब है होटल कम से कम 2 स्टार कैटेगरी का हो, एडवेंचर एंड लीजर सपोर्ट इंक्लूडिंग रोपवेज, प्रोवाइडिंग मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज जिसमें कम से कम 25 बेड का हॉस्पिटल हो, फैसिलिटीज़ हों, ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम, ऑपरेटिंग वोकेशन, कितनी गलत बात है, वृद्धाश्रम की बात करते हैं हम लोग हिंदुस्तान में रह के सारे संस्कारों को किनारे कर देते हैं। ऑपरेटिंग वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एंड फूड का क्राफ्ट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, पैरामेडिकल का मतलब समझते होगे, कंपाउंडर वगैरह जो सपोर्ट करते हैं डॉक्टर को, सिविल एविएशन रिलेटेड ट्रेनिंग, फैशन डिजाइनिंग एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ठीक है, रनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग सेंटर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर एंड बायोटेक्नोलॉजी। आखिर वो लोग कहाँ पिछड़े हुए हैं, वो पिछड़े क्यों हैं, क्योंकि वहाँ होटल्स नहीं है। वो पिछड़े क्यों हैं, क्योंकि वो पहाड़ी एरिया है मैक्सिमम, वहाँ रोपवेज का काम आप कर सकते हो, एडवेंचर और लीजर स्पोर्ट्स का काम कर सकते हो, मेडिकल फैसिलिटी दे सकते हो, आप उनको आगे ले आओ, ओल्ड एज होम खोल सकते हो, वृद्ध लोगों की सहायता करो। बड़े शहरों में तो होता है ओल्ड एज होम, लेकिन बैकवर्ड एरिया में कहाँ से होगा ओल्ड एज होम। ऑपरेटिंग वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आप देखो ना, ऐसे लोगों को पैदा करो जो बिजनेस करें, एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग दो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्रेनिंग दो, बायोटेक्नोलॉजी दो। 100% ऑफ द प्रॉफिट, 10 सालों तक आपको ये बेनिफिट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 सालों तक आपको इस सेक्शन में बेनिफिट मिलेगा, 10 सालों तक आपको इस सेक्शन में बेनिफिट मिलेगा। 100% ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स, जबकि पहले में बात की थी TID, आईडी मतलब होटल, होटल 5 सालों तक का बेनिफिट देता है, होटल 5 सालों तक का बेनिफिट देता है, होटल 5 सालों तक का बेनिफिट देता है आईडी में, लेकिन हम यहाँ आईई के होटल्स की बात कर रहे हैं। 100% ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स derived from such business for 10 consecutive assessment years commencing with the initial assessment year shall be allowed in computing the total income of the SSE। बाकी सारी चीज़ें बेटा नीचे पढ़ोगे ना, सब कर चुके हैं हम लोग, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो हम लोगों ने ये अदर इम्पॉर्टेंट नोट्स में कंसीडर हो, इसमें लिखा हो और हम लोगों ने ना किया हो। स्प्लिट ऑफ से ना हो, रिकंस्ट्रक्शन से ना हो, डबल डिडक्शन ना हो, एक एलिजिबल यूनिट्स नॉन एलिजिबल यूनिट्स को गुड्स सप्लाई करे या सर्विसेज दे, या नॉन एलिजिबल यूनिट से एलिजिबल यूनिट्स में गुड्स परचेस करे या सर्विसेज ले, तो उस केस में हम लोग फेयर मार्केट वैल्यू या आर्म्स लेंथ प्राइस को कंसीडर करते थे। ये सारी चीज़ें आपको मालूम हैं पहले से, मुझे बार बार इसको बताने की जरूरत नहीं है। कितनी देर लगी आपको सेक्शन 80IC, सेक्शन 80ID एंड सेक्शन 80IE करने में? 80IC नॉर्थ ईस्ट, 80IE नॉर्थ ईस्ट दोनों, वहाँ पर भी सब्सटेंशियल एक्सपेंशन, यहाँ पर भी सब्सटेंशियल एक्सपेंशन, वहाँ 50% IC में, IE में 25%, बाकी सारी बातें तो सेम थी। 80IC कहता था 13 एंड 14th शेड्यूल, बस अंतर ये है जबकि यहाँ पर एलिजिबल एंड नॉन एलिजिबल बिजनेस की बात की जा रही है। वहाँ पर कोई बिजनेस की क्राइटेरिया नहीं बताई गई थी, 14 शेड्यूल में बताई गई है। यहाँ पर हमको अलग से होटल के बारे में बताया गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया, हॉस्पिटल के बारे में बताया गया, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया। बात समझ में आई? जी हाँ। लेकिन हाँ, सेक्शन 80IE में एक और चीज़ बोली गई कि आप पान मसाला, तंबाकू, प्लास्टिक कैरी बैग्स और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस से संबंधित बिजनेस के बारे में बात नहीं करेंगे। दैट्स इट। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ ऑल ऑफ आर सेक्शन 80IA, IB, IC, ID, IE। नेक्स्ट क्लास में मेरा पर्पस था पहले तो सेक्शन 80 को बहुत अच्छी तरह से आपको समझा देना। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग सेक्शंस पिक करेंगे सेक्शन 80 से रिलेटेड, और मुझे मालूम है कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्लियर? थैंक यू बोलें। थैंक यू बच्चों।